नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के प्रधान न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। कहा, नई जिम्मेदारी निभाने में सभी का विश्वास और समर्थन ही है सबसे बड़ी ताकत। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। कहा, कार्यकाल के दौरान पूरी क्षमता से कर्तव्यों का किया निर्वहन। जनप्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की सेवा करने की दी सलाह। उपराष्ट्रपति की नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स के अभियानकर्ताओं के साथ बातचीत। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। आजादी के 75 साल के मौके पर पूर्वोत्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने की गई शुरुआत। गुलाब कोठारी की पुस्तक गीता विज्ञान उपनिषद के लोकार्पण में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, गीता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक। प्रधान न्यायाधीश के हाथों विमोचन गर्व की बात। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित। लोकसभा अध्यक्ष ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। संसद सदस्यों और अधिकारियों ने भी याद किया। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुए द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीजेआई एन.वी. रमणा मौजूद रहे। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू भारत के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर 60% से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। शपथ ग्रहण से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची, जहां इन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने इनकी अगवानी की। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इन्हें औपचारिक सलामी दी गई। सलामी के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए रवाना हुई। संसद भवन पहुंचने पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनका स्वागत किया। उसके बाद सेंट्रल हॉल में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह हुआ। समारोह में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। विदाई समारोह के दौरान अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहा कि सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए रामनाथ कोविंद की अटूट प्रतिबद्धता लोक सेवा के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है, जिसके लिए सभी संसद सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया।
संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी। विदाई समारोह के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठने को कहा। हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में अपने विदाई भाषण में सांसदों को संबोधित करते हुए कोविंद ने शांति और सद्भाव के मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करने के लिए विरोध करने और दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन उनके तरीके गांधीवादी होने चाहिए। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए यह गर्व का पल है जब वे राष्ट्र की ओर से रामनाथ कोविंद के प्रति कृतज्ञता, सम्मान, श्रद्धा और साधुवाद व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान रामनाथ कोविंद ने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी भारत की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए आज गर्व का अवसर है कि जब वे राष्ट्र की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता, सम्मान, श्रद्धा और साधुवाद व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान रामनाथ कोविंद ने शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगों और अनाश्रितों के लिए अधिक अवसरों के सृजन जैसे विषयों पर लगातार जोर दिया। महोदय, आपका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी भावना से संसद सदस्य के रूप में आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया है। आपने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगों और अनाश्रितों के लिए अधिक अवसरों के सृजन के लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं।
जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक स्मृति चिन्ह और सांसदों के हस्ताक्षर वाली एक पुस्तिका भेंट की गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और संसद के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अध्यात्म हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और ये हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा है। एम वेंकैया नायडू ने ये बात उपराष्ट्रपति निवास में इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद की जीवनी सिंग डांस एंड प्रे की प्रेरणादायी कहानी के विमोचन के दौरान कही। कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सभ्यता एकता, शांति और सामाजिक सद्भाव के सार्वभौमिक मूल्यों की प्रतीक है और इन सदियों पुराने मूल्यों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए आध्यात्मिक पुनर्जागरण जरूरी है। उपराष्ट्रपति निवास में श्रीला प्रभुपाद की प्रेरणादायक कहानी सिंग डांस एंड प्रे पुस्तक का विमोचन करने के बाद उपराष्ट्रपति ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने युवाओं से स्वामी प्रभुपाद जैसे महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से प्रेरणा लेने और बेहतर इंसान बनने के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत, धैर्य और सहानुभूति जैसे गुणों को आत्मसात करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपको हमेशा जाति, लिंग, धर्म और क्षेत्र के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर समाज में एकता, सद्भाव और शांति लाने के लिए कार्य करना चाहिए। The youth of the country should strive to inculcate these values, and therefore I would suggest making community service compulsory, mandatory in schools and colleges. That is the need of the community service. And the children's mindset should be developed in such a way which crosses the caste, creed, sex, religion and region. That attitude, universal brotherhood, concern for fellow human beings, concern for the nature, because nature also is equally important for a peaceful life. If you love nature, nature will love you. Love and live with the nature. Nature, culture together for your bright future. That's my advice to the youngsters. उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्रीला प्रभुपाद को भगवद गीता के संदेश को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। श्रीला प्रभुपाद आधुनिक युग में भारत की सांस्कृतिक विरासत के सबसे महान राजदूतों में से एक थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अध्यात्म हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और आध्यात्मिकता प्राचीन काल से ही हमारी सभ्यता की आधारशिला, हमारे राष्ट्र की आत्मा रही है। Such publications, such programs and writings are very much necessary to get back to the roots. Make our younger generation to follow the path of non-violence, spirituality and universal brotherhood that is very much required. Since ancient days, our philosophy is Vasudaika Kutumbakam, Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Share and care is the core of our philosophy. We should continue that. कार्यक्रम के दौरान बेंगलौर इस्कॉन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पुस्तक के लेखक और इतिहासकार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में लेखक गुलाब कोठारी के ग्रंथ गीता विज्ञान उपनिषद का लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने लेखक गुलाब कोठारी को गीता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सरल और सहज भाषा में दुनिया के सामने लाने के लिए बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि हम सबके लिए गीता एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का आधार सूत्र है। ये सनातन धर्म ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। गुलाब कोठारी के प्रयासों से उम्मीद की जा सकती है कि हमारी नई पीढ़ी पुरातन ज्ञान को आसानी से समझ सकेगी और उससे जुड़ी रहेगी। राजधानी दिल्ली में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी कृत ग्रंथ गीता विज्ञान उपनिषद का विमोचन किया गया।
विमोचन सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गीता का संदेश है कि निष्काम कर्म करने वाले निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हैं। गुलाब कोठारी द्वारा कृत यह पुस्तक हमें स्वयं और ईश्वर के और नजदीक ले जाती है। गीता विज्ञान उपनिषद, जो कि एक सार्थक प्रयास है। व्यक्ति गीता को जितना पढ़ेगा, जितना आत्मसात करेगा, वो उसके पूरे ज्ञान को तो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए लेकिन जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ भी क्षण फुर्सत के मिले तो गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा रास्ता सरल हो जाए। ये एक आवश्यक चीज़ है। उनका ये कृति हम सबको एक नई दिशा देगी, हमारे जीवन मूल्यों को स्थापित करने की दिशा देगी, और साथ में ही वर्तमान नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में आने वाली गिरावट के लिए हमें सचेत करने का काम करेगी। उन्होंने पुस्तक के बारे में बोलते हुए कहा कि गुलाब कोठारी अपने आलेखों में वेदों के विज्ञान भाव को प्रस्तुत करते रहे हैं। ये ग्रंथ भी गीता और वेद विज्ञान का सरल विवेचन कर नई पीढ़ी को पुरातन ज्ञान से वैज्ञानिक परिचय करवाएगा। सही मानने में हम ये देखें तो गीता एवं वेद और विज्ञान हमारी वर्तमान पीढ़ी को भी, भविष्य की पीढ़ी को भी एक नई रास्ता बताने का काम करती है। ये बात सही है कि जब आप बड़े विद्वानों के सामने बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो वेदों के गूढ़ रहस्य को समझना बहुत कठिन है, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के लिए। तो लेकिन गुलाब जी भाई साहब ने उसी वेद विज्ञान और गीता को वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी, कि वह वेद विज्ञान को ठीक से पढ़ें, सरल भाषा में पढ़ें, सामान्य भाषा में पढ़ें और उसके जीवन में उसको आत्मसात करें। इस भागीरथ प्रयास के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी, ऋषिकेश रॉय, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मीनाक्षी लेखी, SP सिंह बघेल के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, न्यायविद, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि पूर्वोत्तर की खूबसूरती से अभी भी बहुत से लोग परिचित नहीं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवाजाही को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती मिल सके। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान के प्रतिभागियों में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में यात्रा करने वाले 18 राज्यों की 5 महिलाओं समेत 75 बाइकर्स भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विदेश यात्रा की इच्छा रखने से पहले देश के सभी हिस्सों को खोजने का प्रयास होना चाहिए। पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के लगातार एक दूसरे के यहाँ आने जाने और बातचीत से हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है। बाहर जाने से पहले देखो अपना देश। दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स। Many people in our country are still unaware of this beautiful region with its many hidden wonders. With innumerous lush green hills, crisscrossed with rivers, colorful birds, pristine lakes, the rich folk culture and most importantly the warmth and hospitality of the people. Hospitality of the Northeast people.
is truly a traveler's paradise. I urge people who enjoy traveling to explore this wonderful region to revel in its beauty and to admire the diversity in our culture. आपको बता दें कि आजादी के 75 साल के मौके पर पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के लिए आयोजकों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों पर लोगों को सचेत करने के लिए प्रयास करने को कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दिल्ली के हंसराज कॉलेज के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि हंसराज कॉलेज की स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के मौके पर साल भर के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत 26 जुलाई से की गई। हंसराज कॉलेज की स्थापना के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता और प्रथाओं से निकलना होगा। युवाओं को अपने बुजुर्गों और स्वतंत्रता सेनानियों के दिखाए मार्ग पर चलना होगा। We must know our roots. There should not be any hesitation in doing so. We must change the mindset of our youngsters. We must motivate them and tell them about the great contribution made by our forefathers, the cultural values, the ethics, the standards that are maintained in public life by our grandfather, grandparents, and also the people who are in the forefront of the independence movement. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र के विकास की कुंजी है, इसीलिए शिक्षा मूल्य आधारित, गुणवत्तापूर्ण हो, साथ ही अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने वाली हो। We must remember that education holds the key to national development. Education is rightly seen as the most powerful catalyst that can drive a country's development by giving it a qualitative edge. आपको बता दें कि हंसराज कॉलेज की स्थापना 26 जुलाई 1948 को महर्षि दयानंद और महात्मा हंसराज की स्मृति में की गई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉलेज परिसर का उद्घाटन किया था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों के साथ लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर कई सांसदों, पूर्व सांसदों और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने भी श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्र का अनावरण 28 जुलाई 1956 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, कई सांसदों, पूर्व सांसदों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के साथ कई अधिकारी और कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई।
लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 21 जुलाई 2022 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 21 जुलाई को ही वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 21 जुलाई 2022 को ही श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं 22 जुलाई 2022 को रक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 22 जुलाई 2022 को ही संपन्न हुई। 25 जुलाई 2022 को आवास और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति की बैठक भी 25 जुलाई 2022 को ही हुई। 25 जुलाई को ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई। वहीं 26 जुलाई 2022 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। 26 जुलाई 2022 को ही महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।